देखते हैं कि 10th क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में हमको क्या क्या पढ़ना है उसको अच्छे से देखते हैं। जैसे हम लोग शुरू से केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें हम लोग पढ़े होंगे क्या चीज़ कि जितने भी मतलब जैसे यहाँ पर लिखते हैं, अगर हाइड्रोजन लिखे तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है वह 1। यानी कि जितने भी तत्व है उसमें कुछ धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं। इन सब को हमको अगले चैप्टर में देखना है। लेकिन उसमें सबसे पहला तत्व कौन होता है जिसका परमाणु संख्या 1 होता है? तो वो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के बाद कौन सा होता है? हीलियम। कौन सा होता है? हीलियम। तीसरा होता है लिथियम। इसका हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, बोरॉन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है। ऐसे करके आपको क्या करनी है कि 1 से लेकर के 20 तक कम से कम तत्वों का परमाणु संख्या और उसका नाम दोनों याद रखना है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे अगर केमिस्ट्री तो यहाँ पर रिएक्शन भी कराए जाएंगे, और जब भी रिएक्शन कराया जाएगा तो हमेशा किसका हम लोग पढ़ रहे केमिस्ट्री तो रिएक्शन भी किसका कराएंगे? तत्वों का कराएंगे। इसीलिए इन सभी का नाम यहाँ पे बार बार आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको अलग से करा दिया जाएगा कि हाँ टोटल कम से कम 20 से 30 तक ज़्यादा बेटर रहता है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऐसे करके आपको लगभग 30 तक एकदम तत्वों का जो नाम है उसके परमाणु संख्या के अनुसार एकदम पूछेगा। सोडियम तो 11, क्लोरीन 17, एकदम जो पूछे एकदम परफेक्ट उसका नाम पता होना चाहिए। वैसे अभी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे हम लोग प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन काल में हम लोग ये देखते हैं, जैसे बहुत घटनाएं होती रहती है। हम लोग अपने दैनिक जीवन काल में डेली के रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग देखते हैं कि बहुत ऐसे घटनाएं होती रहती है। जैसे कि अगर मानते हैं घर पर दूध हो तो दूध अगर ज़्यादा देर तक रख जाता है या मतलब कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसमें पड़ जाता है तो दूध क्या हो जाता है? फट जाता है। तो दूध का फट जाना। अच्छा है, मानते हैं दूध को हम लोग गर्म करके उसको दही अगर बना देते हैं तो दूध से क्या हो जाना? दही का बन जाना। जैसे अगर सिंपल अपने घर पे का है तो हम लोग सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी भी क्या होता है उसमें कुछ मतलब जैसे अनेक पदार्थ जैसे आलू हो गया, बैगन, इस सब को मिला करके हम लोग एक क्या करते हैं उसको सभी मिला करके उसको गर्म करके मतलब कि एक अलग प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिसको हम लोग सब्जी कहते हैं। तो ये घटना हो गई। जैसे मानते हैं भात का बनना हो गया। ऐसे करके बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो हमेशा चलते रहता है। जैसे हम लोग खाना खा लिए तो हम लोग का अंदर जब भोजन जाता है तो भोजन का क्या होना? पाचन होना, भोजन का पचना। इन सभी घटनाएं जैसे कि दूध से दही का बनना, दूध का फटना। जैसे लोहा है, लोहा को अगर हम लोग छोड़ दें, अगर मतलब कि लाकर कहीं मतलब कि खुला एरिया में रख दें तो धीरे धीरे क्या होता है उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। एक भूरा परत उस पर जमना स्टार्ट हो जाता है। तो लोहे पर जंग लगना हो गया, भात का बनना हो गया, भोजन का पचना हो गया। इस तरह की बहुत ऐसी घटना है। जैसे अगर हम लोग अपने सिंपल भाषा में घर पर आते हैं लोग तो हम लोग का कलर कौन सा होता है? रेड, हरा, ग्रीन होता है और येलो येलो रहता है। लेकिन अगर दूसरा कलर बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों में से थोड़ा थोड़ा मिला करके एक नया कलर तैयार कर देते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे मतलब कि दोनों को मिला करके एक डिफरेंट कलर बना दिए। तो वहाँ भी क्या हुआ है? तो इन सभी घटनाएं जो भी होते रहता है इनमें केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ ना कुछ अभिक्रिया होता है जिससे चावल पतला पतला होता है और उसको भात बनाने के बाद क्या होता है? मोटा हो जाता है। यानी कि पहले हार्ड था, अब क्या होता है? सॉफ्ट हो जाता है। पहले मतलब चावल है तो कठोर रहता है ना, जैसे भात बन जाता है क्या हो जाएगा? एकदम मतलब कि उसमें मतलब ताकत कम हो जाएगी, उसको ऐसे मसलने से क्या हो जाएगा? मिसा जाएगा। तो अच्छा है, भोजन का पचना, हम लोग खूब एक एक के जी खा लेते हैं लोग, और उसके बाद से क्या होता है धीरे धीरे पच के खत्म हो जाता है, फिर भूख लग जाती है। तो आखिर क्या हो रहा है वहाँ पर? तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इन सभी घटना को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ आई ना? अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो ये सभी जो घटना है सभी रासायनिक अभिक्रिया है। अब प्रॉपर ढंग से अगर डिफिनेशन पढ़ना हो तो जैसे ऐसे समझते हैं, गौर से देखिएगा लोग। क्या होता है इसमें बहुत ऐसी घटना जैसे ऐसे समझते हैं हम क्या चीज कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तब वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अब इसको हम समझाते हैं। जैसे ऐसे का है
जब कोई पदार्थ अकेले अभिक्रिया करे, या जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल अभी दिखाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं CaCO3। अब कहिएगा ये क्या है, तो धीरे धीरे समझ आ जाएगी क्योंकि अभी स्टार्ट किया है ना। इसका Ca से होता है कैल्शियम, इसका नाम क्या होता है कैल्शियम। इसका परमाणु संख्या कितना होता है 20। यहाँ पर C, इसी से होता है कार्बन, इसका परमाणु संख्या 6 होता है। ये है ऑक्सीजन, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 8 होता है। गौर से समझिएगा। ये जब जब सभी मिल जाता है तो इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है कैल्शियम, और CO3 का होता है कार्बोनेट, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। गौर से समझिएगा। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे यहाँ पर H2Cl2। यहाँ देखिएगा लोग, H से होता है हाइड्रोजन, Cl से क्या होता है क्लोरीन। अब यहाँ बताते हैं कि ये जब दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में जब मिलता है, ज्वाइंट होता है, तब एक अलग पदार्थ का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड, चाहे इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको बैलेंस कर लेंगे, ऐसे दो यहाँ पर रहेगा, क्या समझिएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये भी गैस है, ये भी गैस है। HCl का निर्माण किया, ये लिक्विड है, ये अम्ल है। तो क्या देख रहे हैं, जब दो पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया है, एक ही नए पदार्थ का निर्माण किया है, तो जब दो पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करें, या अब यहाँ पर देखिए जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। इसी को संगमरमर का, यही संगमरमर का फार्मूला भी होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा संगमरमर का फार्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, याद रखेंगे। जब इसको हीट किया जाता है, जब इसको हीट किया जाता है तो क्या बनता है CaO प्लस CO2। गौर से समझिएगा। CaCO3 को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो CaO बनता है और CO2 बनता है। देखिए धीरे धीरे समझ आएगा, ज़्यादा हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। यहाँ पर CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाई क्या है ऑक्साइड है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कभी एगो पदार्थ टूट के दो पदार्थ का निर्माण किया है, कभी दो पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण किया है। तो वही डिफिनेशन लिखा हुआ है, जब कोई पदार्थ अकेले है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, जैसे यहाँ पर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया किया है, तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाला समझते हैं। जैसे हई दोनों का चीज है, गैस है, हई बना है कौन चीज लिक्विड, तो क्या इसका गुण इससे अलग है कि नहीं, बिल्कुल है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाला, जैसे अगर ऐसे कहे सिंपल, अगर अपने भाषा में कहे तो दूध होता है ना, और दूध से अगर दही बन जाए तो क्या दूध और दही दोनों का टेस्ट अलग एक होता है, नहीं, दोनों का टेस्ट अलग होता है। जैसे अगर मानते हैं कि अगर दूध फट जाए तो दूध अगर है तो दूध का टेस्ट अलग है, और दूध फट जाता है तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। जैसे भोजन का पचना का है, तो भोजन हम लोग ऐसे मतलब पदार्थ टुकड़ा के रूप में ग्रहण किए थे लोग, लेकिन जब पाचन होता तो ले जैसा बन जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि जब भोजन खाते तो उसको क्या बोलते हैं बोलस, फिर नीचे जाता तो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं काइम, फिर और जब छोटी आत्मा उसका पाचन तो उसको क्या बोलते हैं काइल। ऐसे करके भोजन का पाचन होता है। तो क्या होता है हर स्टेप में उसका अवस्था जो है वो चेंज हो रहा है। पहले बोलस था, उसके बाद से काइम हुआ, काइम से बाद काइल हुआ, ऐसे वो रेक्टम में जाके मल द्वार में स्थिर रहता है, उसको जिसको हम लोग मतलब पैखाने के रूप में बाहर कर देता। तो क्या जैसे भोजन खाए तो वैसा ही था, वो नहीं था, सबका पोजीशन क्या हो रहा है अलग अलग हो रहा है। यानी कि वही डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, जब कोई पदार्थ अकेले, जैसे यही वाला संगमरमर का फॉर्मूला है CaO क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कली चूना कहते हैं। जैसे उजारका लाते हैं घरवा पेंट करने के लिए, वो कली चूना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। हाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जैसे हम लोग सांस लेके छोड़े है ना, तो छोड़ते हैं तो कौन ऑक्साइड होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें और पदार्थ होता है, खैर खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। तो एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे घर में आग लगती है, घर में जब आग लगती है तो वो फायर ब्रिगेड वाला आता है ना, तो दो फायर ब्रिगेड दो तरह का होता है, एक जो पानी फेंकता है
जो एकदम हरा हरा क्या करता है, पानी फेंकता है आग पर। और दूसरा होता है जब ज़्यादा आग लगी होती है ना, जैसे शहरी इलाका में, तो शहरी इलाका में कहीं कल तो मतलब कि शहरी इलाका में जैसे जहाँ मतलब कि आग भीषण लग जाती है, तो उस कभी कभी कंडीशन क्या होता है, जैसे कहीं जाते होंगे आप लोग दुकान में चाहे कोनो चीज़ पर, तो देखे होंगे एक रेड कलर का, किसी पास एक और फोन नहीं है रिचार्ज वाला, चलिए अभी ऐसे ही समझाते हैं, तो हम नहीं तो दिखा दिखा के बताते हैं, अब क्या करें, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ये समझेगा। जैसे आप लोग कभी मतलब कि स्कूल में जाते होंगे चाहे कहीं जाते होंगे, तो इतना बड़ा रेड कलर का एक मतलब उसमें पाइप लगा रहता है, ऐसे जैसे नहीं तेलवा भरता है लोग टंकिया पर, तो दाबने लो ऐसे ही लगा करके केनो टांगा हुआ रहता है। और उस पर लिखा, उस पर वो होता है ना, तो वो स्पेशली किसके लिए होता है, कहीं तत्काल आग लग जाए, उसमें भरा रहता है, कौन कौन गैस भरा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे अगर कहीं आग पकड़ा हो, अगर उसको मारते हैं तो एकदम कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर निकल कर धुआं जैसे हो जाता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है, जैसे कहीं भी आग पकड़ती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का बड़ी बड़का महत्व है। जब तक हवा वहाँ पर नहीं पहुँचा तब तक आग पकड़वे नहीं करेगी। तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जा करके और उस पूरे ऑक्सीजन को वहाँ पर आने से रोक देता है हवा को, और आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। जैसे आप लोग घर पर देखे होंगे, आते हैं लोग क्या बोलते हैं, जो गैस सिलेंडर वाले बताने कि हाँ कैसे आग को बुझाया जाता है, अगर अचानक आग धर ले तो देखिएगा गौर से, सिलेंडर में आग पकड़ लेती है तो एक चादर भीगा हुआ ले लेते हैं लोग, और उसको इतना बढ़िया से इसे लपेट के जल्दी से करते हैं लोग, ताकि क्या होता है, हवा जो है ना बाहर से अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। और जैसे बाहर से हवा अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पर जब निकल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, गैस सिलेंडर बुझ जाएगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या चीज़, एक गैस है। अब बढ़िया समझिए, एक कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटा है तो कैल्शियम से कली चूना बना है, एगो गैस बन गया है। तो क्या इसका गुण इन दोनों के गुण के समान है, नहीं है। तो ये भी भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाया है। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस है, अब मिल करके बना है अम्ल। तो क्या इसका गुण इसके गुण से भी अलग है। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पदार्थ टूट के दो नए पदार्थ का निर्माण किया है, जिसका गुण गुण मूल गुण से क्या है, बिल्कुल भिन्न है। और यहाँ पर दो पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण किया है, जिसका गुण इन दोनों के गुण से क्या है, अलग है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी समझिए, यहाँ पर फिर से बताते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले ही, जैसे यहाँ पर अकेले था, या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके, जैसे दो अभिक्रिया किया है, भिन्न गुण वाला, अच्छा समझेगा लोग, भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर एक हुआ है, यहाँ पर एक से अधिक हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही बनाएगा, ज्यादा भी बना सकता है। जैसे ऐसे समझे, सिंपल भाषा में, आलू काट दिए, बैगन काट दिए, टमाटर, हल्दी, जितना चीज सब मिला के एगो कच्ची बनाते हैं, सब्जी। तो ढेर मिल के कच्ची बनाया सब्जी, बस हो जाए ना। तो ऐसे का, जबकि अब आलू का जैसे टेस्ट होगा वो बन जाएगा तो ऐसा ही टेस्ट रहेगा, अलग हो जाता है। तो वही बात लिखा है, जब कोई पदार्थ अकेले हो या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, भिन्न गुण वाला, डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं खेने से आलू उठा है रख दिया, वो रिएक्शन हो गया, घंटा हो गया रिएक्शन, जैसे आलू था वैसे ही आलू यह है, तो कहाँ से रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर भिन्न गुण वाले एक या अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये डिफिनेशन क्लियर हुआ, बोलने भी आ जाएगा। यानी कि क्या बोला है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। बात समझ आई अच्छा से। चले यहाँ, चलिए एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर जैसे मानते हैं, यहाँ पर आलू ले लिए, बैगन ले लिए, और इसमें हल्दी वल्दी प्याज व्याज तेल सब मिला दीजिए, जितना यहाँ पर अन्न और सब मिला देते हैं, और रिजल्ट यहाँ पर कच्ची बना दीजिए सब्जी, कच्ची बना दिए सब्जी बना दिए। तो एक चीज़ बताइए, सब्जी पता ना सही लिखे गलती ये लिखे, सब्जी ऐसे मानते लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा लो, रिएक्शन मतलब सब्जी बनाना था, तो हम सभी पदार्थों का यूज में लाए हैं बनाने के लिए। तो जितने पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है कौन सी करने के लिए, अब सिंपल बोलते हैं, सिंपल ये बोल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए। बात समझ आ गई, रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हो, तो जितने पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए, इन सभी को अभिकारक कहा जाता है। सभी को क्या कहा जाता है, अभिकारक। यानी क्या कहें, जितना लोग झगड़ा में भाग लेगा ओकरा का कची कहेंगे, अभिकारक। आ मार पीट के एगो साम्राज्य स्थापित कर देगा तो प्रतिफल कहलाएगा। बात समझ आई ना। यानी कि जितना है आलू बैगन मूली हल्दी जितना मिल के
एक नए पदार्थ का निर्माण किया, कच्ची का, सब्जी का, तो जितना अभिक्रिया में भाग लिया है ओकरा के कहेंगे अभिकारक, रिएक्टेंट। इंग्लिश में रिएक्टेंट, हिंदी में अभिकारक। आ ई मिल के एगो नया कुछ बनाएगा ना, तो उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, प्रतिफल। जैसे काम करते हैं, मिलता है बाद में कौन सी, फल। अब अभिक्रिया है तो मिलेगा प्रतिफल। बात समझ आई ना? तो इसको क्या कहते हैं, प्रतिफल। बात समझ आई? यानी कि यहाँ वही लिखे हैं कि जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, अभिकारक। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, प्रतिफल। क्या कहेंगे, प्रतिफल। ये बात समझ आई ना? गौर से देखिएगा, जब अभिक्रिया का साइन दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे अभी हम देखेंगे कि आखिर यहाँ पर कैसे लिखा जाता है, तीर चिन्ह क्यों लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बस ऐसा ही समझिए कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक। अभिक्रिया का फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जैसे वही एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं, जैसे यहाँ पर H2 और Cl2 यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, क्लोरीन का 70 है, क्लोरीन का 70 है। देखिए धीरे धीरे यहीं पे याद हो जाएगा, थोड़ा सा एक बार घर पर जाकर मेहनत करनी है। बाकी यहाँ पर हम इतने ना बोल बोल के बता देंगे, आज जब बोलेंगे उसका परमाणु संख्या पूछ लेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग लिया है, तो इन दोनों को काची कहेंगे, अभिकारक। अब बना क्या है, HCl, तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिफल। बात समझ आई? जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यही है कली चूना। कली चूना को हम लोग गर्म कर देते हैं पनिया में धके, तो काची बनता है, खैनी में खाने वाला चूना है। हाँ, तो ये कली चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, हाई कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, अभिकारक कौन है, CaCO3। हाई प्रतिफल क्या है, CaO और CO2, ये दोनों प्रतिफल है। बात समझ आई ना? अब हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये वाला क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। हाई क्या हो जाएगा, दोनों प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। यानी कि हाई अभिकारक, हाई क्या हो जाएगा, प्रतिफल। यहाँ तक समझ आ गई? यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब बताते हैं कि जैसे अब मानते हैं हम लोग तो भात से चावल से भात बनाना नहीं है, पेटवा में बैठ के भोजन को पचाना नहीं है, दूध से दही इंतजार करना नहीं है कि तू कैसे बन रहा है, दिखाओ दिखाओ कैसे अपना दही बन रहा है, ये तो करना नहीं है। तो फिर आखिर समझेंगे कैसे कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है? कुछ तो क्वालिटी होना चाहिए ना, जो इंडिकेट करे, वहाँ पर हम देख के समझ सके कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे कोनो खूब फेंक रहा है, कोनो खूब फेंकता है, तो आप खड़े खड़े करते मन मन सोच लेते हैं फेंक रहा है, झूठ बोल रहा है, तो समझ जाते हैं कि ना। तो ऐसे ही करके हमको समझ तो आनी चाहिए ना कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया कैसे देख के पता करेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता है। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं का मतलब होता है कि आखिर हम कैसे पता करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है। बात समझ आई? यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। विशेषताओं को बोलते हैं एप्लीकेशन की का क्या हो जाएगा, ऑफ रासायनिक अभिक्रिया का केमिकल रिएक्शन, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर तो सबसे पहला चीज है, जो मिटाते हैं आलू बैगन वाला। चलिए यहाँ पर देखिए रासायनिक, अब कैसे समझेंगे तो ऐसे समझिए, जहाँ पर गैस की उत्पत्ति होगी, जहाँ पर गैस की उत्पत्ति होगी वहाँ पर समझ जाएंगे कि काची हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे सिंपल एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पर हम ना जितना विशेषता कराएंगे, यहाँ पर एक भी केमिस्ट्री वाला एग्जांपल नहीं देगा। पता है क्या है? क्योंकि अभी रिएक्शन बताने चल, हाँ बताएंगे, कहाँ बताएंगे, जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे ना, रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार कितने प्रकार का होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, तो वहाँ पे बताएंगे। देखिए यहाँ पर गैस निकल रहा है, यहाँ पर अवक्षेप बन रहा है, तो वहाँ पर क्लियरली कराएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग अपने लैंग्वेज में देखेंगे, आखिर कैसे समझेंगे। बात समझ आई? जैसे सिंपल समझिए, गैस की उत्पत्ति कहने का मतलब, जैसे हम लोग अगर अब जाड़ का मौसम तो आने वाला है, कौड़ा जलाते हैं ना, वो उपला उपला धके, उपला समझते हैं ना, गोईठा है, उसको जैसे जलाते हैं तो क्या होता है, वहां से गौर से देखेंगे तो एक मतलब कि धुआं जिसे निकलता है ऊपर, वो धुआं में ज्यादा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या होता है वहां पर, मतलब कि धुआं कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। और गौर से देखेंगे तो जैसे उसको जलाते हैं तो ऊपर निकलता है ना,
तो ऊपर वो निकल रहा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, तो वहाँ पे गैस की उत्पत्ति हो रही है। तो वैसा सभी जगह जहाँ पर कुछ भी करने से, कुछ भी जो कोई भी काम कीजिए लेकिन गैस बने, गैस ऊपर निकले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मतलब कि वहाँ पर समझ जाएंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, खाना बनाते हैं ना, खाना बनाते हैं, अगर ऊपर से ढक दे तो ओकरा के हटा दिया जाए, तो भाप जैसे बाहर ऊपर निकलता है ऊपर, तो वहाँ भी क्या हो रहा है? गैस नीचे से क्या होता है? बाहर निकल रहा है। तो उसको भी क्या समझे? वहाँ भी, तो वहाँ भी हम क्या समझेंगे कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यानी कि सबसे पहला कंडीशन कि रासायनिक अभिक्रिया पता करनी है, अगर जहाँ पर देख लिया गैस की उत्पत्ति हो रही है, समझ जाएगा कच्ची रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पे हो रही है। अभी आपको अब दूसरा था नहीं तो दिखाते हैं अभी कि मतलब कि जैसे कैसे मतलब कि खतरनाक रिएक्शन भी होता है। खैर इसका हम कल से प्रयास करेंगे सब चीज़ दिखाने के लिए, लेकिन अभी समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं में सबसे पहला चीज़ क्या देखें? गैस की उत्पत्ति। जहाँ पे गैस की उत्पत्ति होगी, समझेंगे वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरी देखते हैं अवक्षेप का बनना। अवक्षेप समझते हैं? अवक्षेप का बनना जैसे इसे समझिए, मतलब एकदम शुद्ध पानी ले लीजिए, एकदम शुद्ध पानी, एकदम प्योर, जिसका पीएच मान कितना हो? 7, न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल, जैसे पानी जो हम लोग पीते हैं उसको ले लेते हैं। एक काम करता है ना, कुछ बालू लेके, बालू थोड़ा सा धुल कर उसमें मानते हैं, थोड़ा सा बालुओ ले लेते हैं और माटियो मिलल हो, दोनों मिलल हो। यहाँ पर ये केमिस्ट्री के आप समझने के लिए बताते हैं अच्छा से कि माटी भी मिला हो और बालू भी मिला हो। गौर से काम करते हैं, वो पानी में मिला देते हैं एकदम शुद्ध पानी में। क्या होगा कि वो जो मिट्टी का कण होगा ना, वो पानी में अभिक्रिया कर लेगा, अब माटी को पानी को क्या कर देगा? गंदा कर देगा। लेकिन जो वहाँ पे बालू होगा ना, वो नीचवा जाकर बैठ जाएगा, पिंडी में नीचे जा क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। तो देखिए, जब अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ पदार्थ ना जाकर नीचवा पेंदिया में बैठ जाए, वो अभिक्रिया नहीं करे, नीचवा जाकर बन जाए, बैठ जाए, तो उसको बोलते, जो नीचवा बैठ गया ना, ओकरे के बोलते हैं अवक्षेप। ओकरा जो नीचवा बैठ गया उसको क्या बोलते हैं? अवक्षेप। अब रिएक्शन देखेंगे ना, रिएक्शन में बताएंगे कैसे क्या होता है, कौन पदार्थ नीचे आकर बैठता है, यहाँ पर समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्योंकि अगर ये समझ नहीं पाएंगे ना, तो वहाँ पर कहेंगे देखिए आप अवक्षेप बन रहा है, तो कहेंगे अवक्षेप का होता है, बन रहा है, समझे नहीं आएगी वहाँ पर। तो अवक्षेप का बनना समझ रहे ना, यानी कि अभिक्रिया के दौरान कुछ पदार्थ जाके पेंदी में क्या हो जाना? बैठ जाना। तो जैसे जहाँ देखेंगे वैसे बैठ रहा है, तो उसको क्या समझेंगे? वहाँ पर अवक्षेप बन रहा है। तो जहाँ पे अवक्षेप का बनना होगा, समझेंगे वहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बात समझ आई? तब पहला क्या देखे कि गैस की उत्पत्ति, जहाँ पे गैस की उत्पत्ति होगी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जहाँ पे अवक्षेप बनेगा, वहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगला, रंग में परिवर्तन ऐसे समझिए, जैसे मानते हैं एक ले लिए रेड कलर, एक ले लिए येलो कलर, चलो लाल और पीला ही ले लेते हैं। इन दोनों को मिला लेंगे तो एक और नया कलर बन जाएगा कि नहीं? जैसे ऐसे समझेंगे, जो पीओपी वाला काम करता है, पेंटिंग वाला, देखिए उन लोग को जो रंग दिया जाता है ना, तो कुछ कुछ रंगवा मिला के एक डिफरेंट कलर का निर्माण करता है लोग, और उसे पेंट करता है लोग। तो क्या देखें, जब दो अलग अलग रंग को मिला दिए, रिएक्शन भी समझिएगा लोग, दो अलग अलग रंग को मिला दिए तो एक डिफरेंट रंग बना, जिसका कलर इन दोनों के कलर से भिन्न है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। बिल्कुल है। तो जहाँ पे रंग में भी परिवर्तन आएगा, वहां भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे अगर मानते हैं हम लोग बड़ी क्रीम लगाता है लोग है कि ना, क्रीम लगाते हैं लोग, तो ऐसे है करिया टाइप के, धीरे धीरे क्या होता है, खैर क्रीम से चेंज नहीं होता है। अगर क्रीम से लगाने से, अगर देखो कितना बढ़िया से कंपनी वाला भूल जाता है। अब खास करके भारत में औरो भूल जा रहा है लोग, क्योंकि यहाँ के महिला औरो बुद्धू है। सच बता रहा है कि बुद्धू है। कैसे समझिए, बताइए, अगर करिया कलूठा का बात करें तो कौन होता है? सब वेस्ट इंडीज वाला, जिम्बाब्वे वाला। तो जो ये फैक्ट्री है, ये नो स्कार्स हो गई, जितना कंपनी हो गई, अगर इन लोग को लगता है कि क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता, तो क्या उस सबको उजर दिखने का शौक नहीं है? बिल्कुल होगा। तो अपना फैक्ट्री लाके वहां लगाती, वहां नहीं लगा रही है, लेकिन लगा कहाँ रही है? भारत। क्योंकि वो सब होशियार है, वो जानता है कितना लगाएंगे हम वैसे ही रहेंगे। यही सबको लगता है कि हम लगाएंगे ना तो गोरहर हो जाएंगे। है गोरहर कहाँ हो जाएगा? कुछ भी नहीं हो जाएंगे। फिर जैसे उसका इफेक्ट खत्म होगा, फिर आ जाएगा, तो खूब बढ़िया से क्रीम लगा लो, अच्छा दिखेगा, तो जाकर साबुन से धो लो फिर आ जाएंगे अपने रूप में, जैसे थे वैसे ही। तो देखिए, तो वहाँ पर
तो जैसे आदमी का शरीर के रंग में परिवर्तन नहीं होता है, हाँ थोड़ा सा मतलब कि हल्का चिकनाहट जैसा आता है, बाकी और कुछ नहीं। तो जहाँ पे रंग में परिवर्तन होगा वहाँ पे क्या समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बात समझ आई। एक और चीज देखते हैं, ताप में परिवर्तन। जैसे गौर से देखिएगा, ये तो सब किसी को पता होगा। जैसे बजरिया से लाता है लोग कैल्शियम, यही कली चूना, आज जिसको उसको चूना तैयार करना होता है ना, तो क्या होता है कि गिलास चाहे कोनो बर्तन में रख करके उसमें पानी डाल देते हैं लोग, वो धीरे धीरे क्या होता है, खदकने लगता है एकदम। क्या होता है वो, मतलब कि एकदम मतलब कि खोलने लगता है। जैसे हम लोग मतलब कि गर्म करते हैं कोई चीज को तो उबलता है, वैसे उबलने लगता है। तो क्या हो रहा है, पहले उसका टेम्परेचर कम था, जैसे उसमें पानी डाल दिए तब पानी और कैल्शियम ऑक्साइड ये दोनों अभिक्रिया किया। अरे जल में तो जल का फार्मूला का चीज होता है H2O, आई कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों का हुआ अभिक्रिया किया। और अभिक्रिया करता है तो वहां पे हीट जनरेट करता है, ताप, यानी कि उसको छूने पर गर्म हो जाएगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, ताप बन रहा है ना। तो जहाँ पे ताप में परिवर्तन होगा, पहले टेम्परेचर था कम, अब टेम्परेचर हो गया ज्यादा। तो जहाँ पे ताप में परिवर्तन होगा, समझेंगे कि वहां भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बात समझ आई। क्या पहला पॉइंट था गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग में परिवर्तन, और चौथा ताप में परिवर्तन। अभी 4 बातें देखें आगे। जैसे अब ताप में परिवर्तन 2 तरह से हो सकता है। जैसे अगर सिंपल समझिएगा, अगर आप कभी गौर किए होगा तो पता चला होगा, अगर पेट्रोल हाथ पर गिर जाता है ना तो थोड़ी देर बाद उड़ जाता है वो, लेकिन जैसे गिरता है और उड़ता है ना तो वहां पर हम लोग को ठंडा लगता है। तो वहां पर क्या हो रही है, वहां भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं, तो वहां पे टेम्परेचर कम हो गया, लेकिन कली चूना में डाला तो टेम्परेचर बढ़ गया। तो जहां पर ठंडक महसूस होती है, इसका मतलब टेम्परेचर कम होता है, तो उसको बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। उसको कच्ची बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया। और जहां पे उष्मा बढ़ जाता है, यानी कि उष्मा बाहर फेंकने लगता है, तो उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी मतलब फेंक बाहर, बस हो जाए ना। और उष्माशोषी मतलब कि जो खत्म कर दिया। तो जहाँ पे मतलब उष्मा मतलब कम हो जाता है, ठंडक महसूस होती है, उसको उष्माशोषी अभिक्रिया। और जहाँ पे उष्मा बढ़ जाता है, यानी कि बाहर निकलता है, उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ताप में परिवर्तन 2 तरह से होता है, एगो उष्मा का बढ़ जाना, एक उष्मा का घट जाना। तो जैसे उष्मा घट जाएगा तो उष्माशोषी, उष्मा सोख लिया है कि ना, ठंडा हो गया। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जहाँ पे उष्मा बढ़ जाता है, जैसे टेम्परेचर जहाँ पे क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको बोलता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। बात समझ आई। यानी कि 4 देख लिए। 5वां देखना है अवस्था में परिवर्तन। और अवस्था में परिवर्तन समझिए रहे हैं, जैसे ऐसे देखिए, मतलब कि अगर किसी आदमी का देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है, तो इतना बड़का शरीर ले जाते हैं, आग में जला देते हैं, है कि ना। अगला स्टेप में उनका राखी बन जाता है। तो पहले थे मानव, अब हो गए राख। अवस्था चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको भी क्या बोलेंगे, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बनेगा। जैसे समझिए, मोमबत्ती ले लीजिए, कैंडल रहता है ना, उसको जब जलाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। वहां भी क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। कपूर ले लीजिए, कपूर को जैसे जलाते तो पहले था ठोस, जला दे तो उसके बाद से क्या बन गया, गैस, सब उड़ गया। तो वहां भी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना। तो जहाँ पे अवस्था में परिवर्तन, वहां भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे अगर जल ले लिए, जल गिलास में लाकर फ्रिज में रख दिए, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, वो बर्फ बन जाएगा। तो पहले था जल, अब बन गया बर्फ। तो अवस्था चेंज हुआ ना। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था कितना होता है, 3, ठोस, द्रव, गैस। चौथा अवस्था प्लाज्मा, 5वां अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये होता है। तो जहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो, वहां भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। यहाँ तक समझ आई, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी कि हम लोग पहले पढ़ लिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक का डिफिनेशन कैसे बोल सकते हैं। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो पदार्थ अभिक्रिया का फलस्वरूप बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल। ये भी समझ आ गई। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता याद रहेगा, ये याद रहेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग अभी क्या देख रहे थे, केमिकल रिएक्शन ना देखे हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। बात समझ आई। तो एक काम कीजिए, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए लो।